तो हमने स्टार्ट करना है फंडामेंटल वाइब्रेशन से। फंडामेंटल वाइब्रेशंस, ये हमारे पास दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती स्ट्रेचिंग आईआर में, और दूसरी हमारे पास होती बेंडिंग। तो ये हमने देखना है कि स्ट्रेचिंग कौन सी होती है और बेंडिंग कौन सी होती है। आपको पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, इनके दरमियान फर्दर फिर वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं। ये वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। इन वाइब्रेशनल लेवल्स के दरमियान कुछ आपके पास रोटेशनल लेवल्स होते हैं। तो आईआर जो होती है डील करती है वाइब्रेशनल लेवल्स को। किसको डील करती है? वाइब्रेशनल लेवल्स को। ये याद रखना है आपने। और आपको पता है कि यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स ये वाले, इन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं जी, पहले ही हमारे पास स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेचिंग, इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेचिंग जो होती है, ये वाइब्रेशन होती है जिसमें बाड लेंथ चेंज होती है, लेकिन बाड एक्सिस जो होता है वो सेम रहता है। इसको आप याद रखेंगे कि बाड लेंथ इसमें क्या होगी? चेंज होगी, लेकिन जो बाड एक्सिस है वो सेम रहेगा, रिमेन सेम। बॉन्ड लेंथ इसमें चेंज होगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये कार्बन है, हमने पहले भी आपको बताया था कि जो स्प्रिंग की हम स्प्रिंग को कंसीडर करते कि ये हमारे पास बॉन्ड है, और ये कार्बन दो हाइड्रोजन के दरमियान जुड़ा हुआ है। अब ये जो बॉन्ड है यहाँ पर खींचे जा रहे हैं, तो देखिए इनकी जो बॉन्ड लेंथ वो चेंज हो रही है। ठीक है, ऐसे चेंज हो रही है, लेकिन इनका देखिए बाड एक्सिस जिससे ये अटैच है वो चेंज नहीं हो रहा। बाड एक्सिस सेम रह रहा है, लेकिन बाड लेंथ इनकी चेंज हो रही है। अब ये होती स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग की टू टाइप्स होती हैं हमारे पास। एक होती सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एक होती है सिमेट्रिक। सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वो स्ट्रेचिंग होती है जिसमें बॉन्ड लेंथ ऑफ बॉन्ड एंगल, सॉरी बोथ एंगल जो होती है वो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। मिसाल के तौर पर ये कार्बन के साथ मैंने क्लोरीन का ग्रुप लगाया हुआ है। या तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, दोनों की एक साथ इंक्रीज करेगी, या तो दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, ये इंक्रीज की मैंने जो एरो शो करवा रहा हूँ ये इंक्रीज हो रही है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अगर ऐसे शो करवाऊंगा तो कम होगी बॉन्ड लेंथ। या तो एक साथ इनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी या एक साथ इनकी बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वो स्ट्रेचिंग होती है जिसमें या तो दोनों एटम्स की बॉन्ड लेंथ जो वो इंक्रीज करे, ठीक है, और एसिमेट्रिक वो होगी जिसमें दोनों एटम्स की बॉन्ड लेंथ क्या करे, मुख्तलिफ तौर पर चेंज हो। मिसाल के तौर पर एक की इंक्रीज कर रही है, दूसरे की डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो सिमेट्रिक वो होगी जिसमें या तो दोनों की इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। अब एसिमेट्रिक की भी देख लेते हैं। हमारे पास आ जाता है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में मिसाल के तौर पर ये आपके पास हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है और यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रही है। मतलब एक बॉन्ड क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, दूसरा बॉन्ड क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। तो एसिमेट्रिक में ऐसा होगा कि एक की तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, लेकिन दूसरे की क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, या एक की डिक्रीज कर रही है तो दूसरे की इंक्रीज करेगी। ये टाइप्स थी हमारे पास सिमेट्रिक की जी। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रेचिंग की टाइप्स थी। आगे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, ये इसकी टू टाइप्स थी।
तो अब हम बात करते हैं बेंडिंग वाइब्रेशंस। हमने पहले देख ली है स्ट्रेचिंग देख ली, अब हम बेंडिंग की बात करते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशंस की। बेंडिंग वो होती है, वो वाइब्रेशन होती है जिसमें बांड लेंथ जो होती है आपके पास वो सेम रहती है, बांड लेंथ सेम रहती है, लेकिन इसमें आपके पास बांड एक्सिस जो होगा वो चेंज होगा। बांड एक्सिस क्या होगा? चेंज होगा, ये आपने याद रखना है। इसके इनवर्स है जी, स्ट्रेचिंग के इनवर्स होता है ये। तो इसकी 4 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है हमारे पास ए सीजरिंग। सीजरिंग क्या होता है? कैंची की मोशन आप लोगों ने देखी होगी, उसे हम सीजरिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक कार्बन है, इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं। आवाज आ रही है सबको? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है सबको? जी सर। यस सर। चलें, हम बात कर रहे थे सीजरिंग की। सीजरिंग में मैंने आपको बताया कि कैंची की जो मोशन होती है इसे हम सीजरिंग कहते हैं। सीजरिंग इज अ मूवमेंट ऑफ टू एटम्स टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम ईच अदर। मिसाल के तौर पर जैसे कैंची आप देखते हैं, उसमें जो दो उसके होते हैं पार्ट्स जो होते हैं वो या तो एक दूसरे से अलग जा रहे होते हैं या एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं, उसे हम सीजरिंग मोशन कहते हैं। ये मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने लगा था। कार्बन के पास 4 डिफरेंट ग्रुप या 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इनको देखते हैं। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे देखें। या तो ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे आए, आपको पता है कैंची भी इस तरह ही मूव करती है, या तो ये दोनों हाइड्रोजन इस तरह से चले जाएं वापस, तो ये होगी सीजरिंग मोशन आपके पास। यानी जो दो एटम होते हैं वो या तो एक दूसरे के करीब आए या तो एक दूसरे से दूर जाएं, इसे हम सीजरिंग मोशन कहेंगे, जैसे कैंची की मोशन होती है। अब दूसरी आ जाती है आपके पास रॉकिंग। अच्छा, आप लोगों ने पेंडुलम देखा होगा, क्लॉक जो होता है पेंडुलम होता है, उसमें एक पेंडुलम लटका होता है, ठीक है, जो क्लॉक में होता है। पेंडुलम की जो मोशन होती है उसे हम रॉकिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर वहां तो पेंडुलम में तो सिर्फ एक ही पेंडुलम लगा होता है ना, लेकिन हम कंसीडर करेंगे 2 एटम्स मूव कर रहे हैं पेंडुलम की मोशन में। पेंडुलम की मोशन इस तरह होती कि जैसे क्लॉक में एक पेंडुलम होता है और उसमें 2 एटम्स जो होते हैं वो एक पेंडुलम के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि पेंडुलम की मोशन आपने देखी होगी। इसको मैं ना एग्जाम्पलीफाई एक इमेजिनरी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मिसाल के तौर पर ये कार्बन है, अब देखिए पेंडुलम के जो एटम होते हैं वो या तो इस तरह से मूव करेंगे, दोनों एक साथ मूव करेंगे। ये हाइड्रोजन, आपको पता है पेंडुलम एक साइड या तो इधर जा रहा होता है पेंडुलम, या इधर जा रहा होता है पेंडुलम। तो मतलब एक साथ दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में मूव करें, या दोनों हाइड्रोजन एक साथ इस डायरेक्शन में मूव करें, या लेफ्ट मूव करें या राइट मूव करें, उन्हें हम रॉकिंग कहेंगे। लेकिन जो सीजरिंग थी उसमें एक हाइड्रोजन ऐसे आ रहा था, दूसरा हाइड्रोजन इस तरफ ही, इस तरह अपोजिट मोशन में आ रहे थे दोनों, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसमें सीजरिंग और रॉकिंग। रॉकिंग में, रॉकिंग की मोशन समझने के लिए आपको माइंड में होना चाहिए पेंडुलम की मोशन, और सीजरिंग को समझने के लिए आपके माइंड में होनी चाहिए कैंची की मोशन। थर्ड हमारे पास आ जाती वैगिंग। वैगिंग, वैगिंग जो होती है, आप अपने 2 फिंगर से ना वी बनाए, वी साइंस बनाए, जब आप दोनों फिंगर से वी जब साइन बनाते हैं तो उनको टू एंड
अपने आपसे यानी कि बैक एंड फोर्थ मोशन शो करवाएं। यानी पहले दो फिंगर्स को आगे करें फिर बैक करें, आगे और बैक, फॉरवर्ड एंड बैक। यानी बैक एंड फोर्थ जो फॉरवर्ड मोशन होगी वो आपके पास होगी बैगिंग मोशन। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं मिसाल के तौर पर। ये आपके पास हाइड्रोजन लगे हुए हैं, आपने वी साइन बनाना है अपनी फिंगर से। उसको दोनों जो उंगलियां हैं उन्हें आगे करें एक दफा और पीछे करें, फिर जो मोशन होगी वो आपके पास होगी बैगिंग। मिसाल के तौर पर ये दोनों फिंगर्स अब ऐसे जा रही है नीचे, यानी आगे की तरफ आ रही है दोनों फिंगर्स, तो ये आपकी वैगिंग मोशन होगी। अगर दोनों फिंगर्स ये बैकवर्ड भी जाएंगी तो ये भी आपकी वैगिंग मोशन होगी। वी साइन जो बनाएं फिर उनको आगे ले जाएं फिंगर्स को, फिर बैक करें, फोल्ड कर लें जैसे फोल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास वैगिंग मोशन होगी। फोर्थ आपके पास आ जाती ट्विस्टिंग। ट्रेडमिल देखी किसी ने आप में से? जी, ट्रेडमिल देखी हो किसी ने, एक्सरसाइज मशीन जो होती है। Yes. तो जो ट्रेडमिल की मोशन होती है वो आपके पास ट्विस्टिंग होती है, जिसमें एक फुट आपका आगे होता है और एक पीछे होता है। तो इसको हम कहेंगे जी ट्विस्टिंग। मिसाल के तौर पर ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखें, एक हाइड्रोजन आगे आएगा और एक पीछे जा रहा होगा, इसे आप क्या कहेंगे? ट्विस्टिंग मोशन कहेंगे जी। और ये ट्रेडमिल की मोशन होती है। तो ये हमने जो टाइप्स थी इसकी ये हमने पढ़ ली है। अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जी, समझ आ गई सबको? बेंडिंग क्या होती है और स्ट्रेचिंग क्या होती है, इसकी टाइप्स हमने फर्दर देख ली हैं। किसी को कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछ सकता है। इसके बाद सर मैं आप ये जो जी ट्विस्टिंग बैगिंग है उसमें दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि जो हाइड्रोजन हैं अगर दोनों एटम्स एक ही साइड पे मूव करेंगे बैगिंग में, और ट्विस्टिंग में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। हाँ जी। और एक बात याद ये भी रख लेनी है कि जो रॉकिंग होती है और सीजरिंग होती है, रॉकिंग और, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, रॉकिंग एंड सीजरिंग, ये दोनों इन प्लेन वाइब्रेशंस होती क्या होती हैं? यानी एक प्लेन में होती हैं। लेकिन आपने देखा कि जो वैगिंग होती है, वैगिंग और ट्विस्टिंग ये जो होती है आउट ऑफ प्लेन, इनमें से एक एटम तो इनसाइड प्लेन हो रहा होता है, या दोनों आउटसाइड प्लेन हो रहे होते हैं। समझ आ रही बात की? तो जो ट्विस्टिंग और वैगिंग होती है आउट ऑफ प्लेन होती है। ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है अपने। तो अब कुछ रेंज मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, ये आप लोग याद रखेंगे तो आप पेपर में इसी में से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। रेंज जो आपसे पूछ ली जाती कि कार्बन आयल की कितनी रेंज है, हाइड्रोक्सल की कितनी रेंज होती है, इस तरह की, या sp3 कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है उसकी कितनी रेंज होती है, ये आपसे पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम देखते कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की रेंज। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की रेंज मैं आपको फर्दर वन बाय वन लिखवा रहा हूं कि ए आपके पास sp3 अगर कार्बन हो तो उसकी जो वेव नंबर होगी, रेंज उसकी होगी वो 300 से ग्रेटर होगी, ये याद रखना है, ठीक है। 300 से ग्रेटर होगी या लेस होगी? जी बताएं। अच्छा, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि वेव नंबर किसका ज्यादा होता है?
सिंगल बॉन्ड वाले का, डबल वाले का, ट्रिपल वाले का? जी, किसी ने जहमत की हो पढ़ने की, कोई बताएगा? ये वेव नंबर सिंगल का ज्यादा होता है, डबल का या ट्रिपल का? सर ट्रिपल। हाँ जी, ट्रिपल का ज्यादा होता है वेव नंबर। तो जो एसपी होगा उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसका जो वेव नंबर होगा वो 3000 से कम होगा, ये याद रखना है। और जो sp2 कार्बन होगा उसका वेव नंबर 3000 से ज्यादा होता है, ठीक है। और जो आपके पास sp कार्बन होता है उसका जो वेव नंबर वो 3300 होता है, ठीक है। 3300 होता है, यानी उसका जो वेव नंबर होता है आपके पास सबसे ज्यादा आपके पास होगा sp कार्बन का, उसके बाद आ जाता है sp2 का, उसके बाद आ जाता है sp3 का, सबसे कम होता है, ये याद रखना है, ठीक है। ये तीनों मैंने आपको बता दिए, ये पूछे जाते हैं अक्सर पेपर में, ये रेंज। और फर्दर रेंज में आपको बता देता हूं, अगर CH2 ग्रुप अटैच हो तो उसकी जो रेंज होती है वो 1465 पर सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और जो आपके पास अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो उसकी रेंज जो होती है, ये भी आपने याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतनी होती है, ठीक है। तो ये आपने दो रेंज ये याद रखनी है। अब हम बात करते हैं अल्कोहल्स की। ये तो हमने अल्कीन, अल्काइन और अल्केन की। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर ये आपने बताया CH2 और CH3 ग्रुप, ये किसके साथ अटैच हो? ये आपके पास कंपाउंड में अगर अटैच हो तो। अच्छा ठीक। अल्कोहल की जो OH की रेंज होती है वो आपके पास होती है 3400, ठीक है। और एक बात याद रखनी, इसकी जो पीक आती है वो ब्रॉड आती है। इसकी पीक ब्रॉड क्यों आती है, कोई बताएगा? कल मैंने रीजन भी बताई थी जी। इसकी पीक ब्रॉड क्यों आती है अल्कोहल की? समन आप बताएं। सर पोलर और नॉन पोलर का आपने कुछ बताया था कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनकी लार्ज होती है, ब्रॉड पीक होती हाँ जी, तो इसमें जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या पोलैरिटी ज्यादा जनरेट हो जाती मॉलिक्यूल में, समझ आ रही बात? तो जिस वजह से इसकी पीक जो आती ब्रॉड आती है, ये बात आपने याद रखनी है। OH जो आएगा इसकी 3400 पर इसकी फ्रिक्वेंसी। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH होता है उसकी भी आप देख लें, OH इसकी जो पीक होती है वो ऑलमोस्ट 3000 पर आती है, और इसकी भी वेरी ब्रॉड पीक होती है, ये याद रखनी है आपने, वेरी ब्रॉड पीक। उसके बाद आपके पास आ जाता है NH ग्रुप। NH की जो पीक आती है आपके पास वो जो होगा प्राइमरी होगा, इसकी 3300 से 3500 के दरमियान पीक आती है जी, ठीक है। सर ये हाइड्रोक्सल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसकी रेंज क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड की रेंज होती है 3000 के करीब आती है, और ब्रॉड पीक आती है, वेरी ब्रॉड पीक, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया NH होगा अगर, तो इसकी जो पीक होगी वो 3300 से 3500 के दरमियान आएगी, ये बात याद रखनी है। अगर NH2 होगा
उसकी पीक भी इसी रेंज में आएगी, लेकिन उसके जो स्ट्रेच होते हैं वो 2 आ जाते हैं, 2 स्ट्रेचेस होते हैं उसकी पीक में 2 स्ट्रेच होंगे। ये पहचान करने का तरीका है। ग्राफ अगर आपको दिया हो ना, जो स्पेक्ट्रा होता है आपके पास, तो उसमें देखने का ये तरीका है। NH2 के जो 2 स्ट्रेच होते हैं, लेकिन NH का सिंगल स्ट्रेच होता है। ये पहचान इससे कर सकते हैं हम कि NH ग्रुप लगा हुआ है या NH2 लगा हुआ है। सर रेंज दोनों की सेम होती है? हाँ जी, रेंज सेम होती। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करते हैं जी। प्राइमरी सेकेंडरी का बता। हाँ जी, प्राइमरी NH क्या होता है और NH2 क्या होता है अगर ये अटैच हो तो? प्राइमरी सेकेंडरी में ही आएंगे ना ये दोनों। सर इनकी वैल्यू सेम ही होगी? हाँ जी, वैल्यू सेम होगी इनकी। अब कार्बन कार्बन डबल ओके। बॉन्ड की बात करते हैं। अल्कीन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक होती है, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो अब लिखवा रहा हूँ, 1620 टू 1680 पर सेंटीमीटर होती है। और इनकी जो पीक होती है वो शार्पर होती है, ये याद रखना, शार्पर होती है और लेस इंटेंस होती है, लेस इंटेंस होगी। 2 चीजें। अब एरोमेटिक का भी कंपैरिजन करते हैं साथ। एरोमेटिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक जो आती है 1450 टू 1680 पर सेंटीमीटर आती। अब मुझे एक बात बताएं कि एरोमेटिक की वेव नंबर कम क्यों हो गया है, हालांकि ये भी तो डबल बॉन्ड है जी। कल मैंने बताया है रीजन भी इसकी। ड्यू टू कंजुगेशन। हाँ जी, कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो जाती, जिसकी वजह से वेव नंबर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। देखिए कॉन्सेप्ट है इन सब में, ऐसे नहीं वेव नंबर इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। इसीलिए मैंने कल आपको पोर्शन वो बताया था, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ सके। तो कॉन्जुगेशन की वजह से वेव नंबर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। तो ये आपने अब कीटोन, हाँ ये आई थिंक ये 2015 या 17 का पेपर था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कीटोन की फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर के बारे में पूछा गया था। कीटोन का जो वेव नंबर होता है वो 720 होता है जी, ये याद रखना है, 720 पर सेंटीमीटर। ठीक है, CO की बात कर रहा हूं मैं आपसे। 20 और 720। 1720। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, कीटोन का जो होता है वो 1720। जस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के ये कार्बोनाइल ग्रुप की या सिर्फ उसके साथ जो मिथाइल होगा कार्बोनाइल वो भी? ग्रुप की बात कर रहे हैं हम इसकी। ठीक है। ओके सर। और अगर ये एरोमेटिक में आ जाए तो इसकी वैल्यू कम हो जाती, वो कितनी होती वो भी लिख लें। एरोमेटिक होगा तो 1700 तक आ जाएगी इसकी वैल्यू, 1680 से 1700 तक, ये याद रखना है आपने, क्योंकि कॉन्जुगेशन आ जाती जिसकी वजह से वेव नंबर डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। और एल्डिहाइड की जो होती है आपके पास वो 1710 होती है जी, 1710 होती है एल्डिहाइड की। ठीक है। और ईस्टर की जो होती है COO की, वो आपके पास होती है 1740 पर सेंटीमीटर, ये बात याद रखनी है। अब हमारे पास आ जाता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। सर ये 1740 किसकी है? ये ईस्टर्स की होती है आपके पास। सर एल्डिहाइड की दोबारा बता। एल्डिहाइड की 1710 होती है। अब हम बात कर रहे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की। अब बताएं इनमें से किसका वेव नंबर ज्यादा होगा जी? विच वन हैज मोर वेव नंबर इन दोनों में से? सर सेम नहीं होगा? सेम कैसे होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किस में ज्यादा है? कार्बन नाइट्रोजन।
तो किसका वेव कार्बन नंबर ज्यादा होगा फिर? जी सर कार्बन नाइट्रोजन का वेव नंबर ज्यादा होगा। हाँ जी, ये कल मैंने आपको फैक्टर, आप लोगों ने पढ़े नहीं है वो फैक्टर जो मैंने बताए थे कल? थोड़ा सा बंदा ना जहमत कर लिया करे लैम्ब्डा चीजों। एलिमेंट्स जी ये हाँ जी, ये चीजें हैं साथ साथ करने वाली। मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए आपको नहीं करवा रहा था। आप लोगों ने मुझे कहा कि सर स्पेक्ट्रोस्कोपी करवा दें, मुझे पता है ये भूल जाने वाली चीजें हैं, लेकिन आप लोग साथ साथ करेंगे तो ये आपको याद रह जाएगी। तो देखिए कार्बन नाइट्रोजन का जो वेव नंबर होगा वो 2200 से ज्यादा होता है, ये याद रखना है, ठीक है। और कार्बन कार्बन का जो वेव नंबर होता है वो 2200 से कम होता है, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। क्यों कम होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास आ जाता है ईथर। ईथर दो तरह के होते हैं, एक एलिफेटिक ईथर होता है और एक एरोमेटिक होता है। एलिफेटिक में आपके पास कार्बन ऑक्सीजन की जो आती है पीक वो 1120 पर आती है, ठीक है। और एरोमेटिक में जो आपके पास पीक आती है वो आती है 1040 पे, ठीक है। और एक इसकी जो दो पीक्स आती हैं इसकी, एक आती 1250 पर। तो एरोमेटिक की दो पीक्स आती हैं और एलिफेटिक की एक पीक आती है, ये आपने याद रखना है जी। अब अगर हम बात करें इमाइड की, अमाइड की जी, तो उसमें क्या होगा? अमाइड में आपके पास जो होता है कार्बन ऑक्सीजन की जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की पीक आती है वो 1680 से 1630 तक वेरी करती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब हमारे पास रह गए अल्काइल रेडिक अल्काइल हैलाइड की बात कर लेते हैं। अल्काइल हैलाइड्स की बात करें तो अल्काइल हैलाइड में जो आपके पास आर एफ होता है उसकी जो आती है 1000 से 1400 तक, और अल्काइल क्लोराइड की आती है 785 से 540 पर। तो ये आपने याद रखें क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, इस वजह से पीक इंटेंसिटी भी वेव नंबर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये रेंज है इसकी, आप याद रखेंगे। हाँ जी, ये थी कुछ पीक्स जो इम्पोर्टेंट थी। अगर आप ये वैल्यूज याद रख लेंगे तो पेपर में मुझे नहीं लगता कि आपका कोई एमसीक्यूज रह जाएगा आईआर में से। अगर आप ये सर आरसीएल जी आरसीएल, सर हाँ जी पूछे। सर आरसीएल का 785 से 540। हाँ जी, अब मैं आपको इनका जनरल ओवरव्यू थोड़ा सा बता देता हूँ, इनको ना अरेंज करके। ये इनका थोड़ी सी अरेंजमेंट करके हम देख लेते हैं फर्दर। ये आपके पास 4000 वेव नंबर है, यहाँ पे आपके पास 2500 है, यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 1500 है, तो यहाँ पे आपके पास 1000 है जी, और यहाँ पर आपके पास 400 है। तो अब मैं आपको जनरल एक बताता हूँ। यहाँ पे पीक जो आती है OH NH CH की आती है, और इसकी पीक ऐसे आती है, कुछ इस तरह से पीक आती है, ठीक है।
और यहाँ पे जो 2000 से 2500 के दरमियान आती है वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की आती है, और आपके पास आती कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की आती है। 1500 से 2000 तक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। इसकी जो पीक आती वो ऐसे आती शार्प, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आता है ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रेच आता है, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेच। यहाँ पे आता है आपके पास डबल बॉन्ड स्ट्रेच आएगा, और 1000 से 1500 के दरमियान आपके पास सिंगल बॉन्ड स्ट्रेच आता है। वो कार्बन कार्बन के दरमियान हो सकता है बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान हो सकता है, या आपके पास कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखना है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड स्ट्रेच आता है। और ये जो होता है 400 से ऑलमोस्ट, ये बेंडिंग वाइब्रेशन शो करवाता है, इसकी पी की ऐसे होती है बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो ये आपके पास बेंडिंग, और जो होता है 400 से 1500 तक की रेंज, इसे हम कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। ये एक बात याद रख लें, फिंगरप्रिंट रीजन। हाँ जी, रेंज जी जी। फिंगरप्रिंट रीजन की दोबारा से रेंज बता दें। 400 से 1500 तक जो रेंज होती है, 1500 या 16 तक, ठीक है, 16 तक ये रेंज होती है आपके पास फिंगरप्रिंट की, ठीक है। अब फिंगरप्रिंट रीजन कौन सा रीजन होता है? ये जैसे आपका फिंगर नहीं, फिंगर का आप पूरी दुनिया में फिर लें, आपकी जो फिंगर के पोर्स हैं उनका साइज भी नहीं मैच करता किसी के साथ, यानी जो ऊपर उनके फिंगरप्रिंट बने हुए हमारे। तो ये वाहिद वो जगह है जहां पे मतलब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी स्पेक्ट्रा को, और ये हर मॉलिक्यूल का डिफरेंट होता है फिंगरप्रिंट रीजन। देखिए हर एटम का, जैसे हर मॉलिक्यूल का फिंगरप्रिंट रीजन डिफरेंट होता है। जैसे हमारे हैंड्स के जो फिंगर हैं, इनका फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं करता। तो इसी तरह जैसे कोई क्रिमिनल होता है, जैसे वो क्राइम करता है, तो हम उसकी फिंगर की मदद से क्या कर लेते हैं जी, डिटेक्शन कर सकते हैं कि जी ये बंदा किसकी फिंगर मैच कर रही है उस जगह पर, क्राइम सीन पर जहां पे क्राइम हुआ होता है। तो इसी तरह हमारे पास ये जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है, इससे हम किसी भी कंपाउंड को देख सकते हैं, मतलब हम मेजर कर सकते हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास फलां कंपाउंड है जी, बाय लुकिंग फिंगरप्रिंट रीजन। तो ये हर कंपाउंड का मुख्तलिफ होता है, ये बात आपने याद रखनी है। फिंगरप्रिंट रीजन जो होता है हर कंपाउंड का मुख्तलिफ होता है। हाँ जी, ये देखिए अब OH की, OH का वेव नंबर क्यों ज्यादा है, को बताएगा मुझे एनीवन? जी, सर वो पोलर मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन। तो NH कार्बन, हाइड्रोजन तो पोलर नहीं है। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ये ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? जी, ऑक्सीजन का कितना होता है मास? 16 होता है ना? 3 होता है सर। 16 और एक, अब कॉन्सेप्ट समझ लें, मैंने कल भी आपको बताया था कि मास के इनवर्सली होता है वेव नंबर, ये बात बताई थी मैंने कल आपको, ठीक है। तो देखें ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 17, तो इसका मास 17 हो गया, लेकिन कार्बन का 12 होता है और फिर कार्बन का 12 होता है, तो 24 बनता है। तो किसका वेव नंबर ज्यादा आना चाहिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का या ऑक्सीजन हाइड्रोजन का? जी बताएं किसका ज्यादा आना चाहिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का या ऑक्सीजन अटैच्ड विद हाइड्रोजन? जी सर CH का। CH तो मैंने कहा ही नहीं। सर CN सर वो हाइड्रोजन वाला। हाँ जी, ऑक्सीजन क्यों ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि उसका मास कम है, ये बात याद रखनी, ठीक है। मास कम है जिसका, जी। उसका वेव नंबर ज्यादा होगा।
ये आपके पास एक जनरल आइडिया भी मैंने बता दिया, जितनी आईआर हमने पढ़नी थी वो पढ़ ली है। अब मैं थोड़ा सा आपको स्पेक्ट्रा के बारे में बता देता हूँ, वो उसे कैसे स्टडी कर सकते हैं आप ही। जी बताइएगा प्लीज। किस किस ये आपने ये 1000 से 400 में ये जो बेंडिंग वाला वो बनाया हुआ है वो किसके लिए है? ये ओवरऑल बैंड्स आते हैं जिनके। अच्छा, वो इस रीजन में होते हैं मतलब। जी ठीक। एक्सक्यूज मी सर, जी पूछें। ये जो पीछे आपने फ्रीक्वेंसी रेंज बताई है ये सिर्फ स्ट्रेचिंग के लिए है? ये बेंडिंग और स्ट्रेचिंग दोनों के लिए है, मिक्स है इनमें। ठीक हो गया। तो आप लोग दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट।